हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नाटो। तो नाटो देशों के द्वारा इस साल स्टीड फास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अब सवाल आता है कि इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देशों में किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है? तो फरवरी से मई 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अगर रूस के साथ बड़ा युद्ध होता है तो ऐसे में अमेरिकी सेना किस प्रकार से यूरोप के देशों का सहयोग करेगी, तो यह इसका उद्देश्य है। दोस्तों, यह जो युद्धाभ्यास है काफ़ी बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में 90,000 सैनिक शामिल होंगे और 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट और 1100 युद्धक वाहन शामिल होने वाले हैं। इस अभ्यास में कितने देश शामिल होंगे? तो नाटो के जो 31 देश हैं वो शामिल होंगे और इसके अलावा स्वीडन भी इसमें शामिल होगा। अब स्वीडन क्यों शामिल होगा? ये तो नाटो का सदस्य नहीं है, क्योंकि स्वीडन जो है वो जल्द ही नाटो का सदस्य बन सकता है, इसलिए स्वीडन भी इसमें शामिल होगा। बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 31 सदस्य हैं, जो कि यूरोप महाद्वीप के हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। दोस्तों, यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो की जो सेना है उसके शीर्ष कमांडर कौन है, टॉप कमांडर कौन है? तो उनका नाम है क्रिस कैवोली। यहाँ पर आप जो मैप देख पा रहे हैं, इसमें जो डार्क ब्लू कलर है ये वो देश हैं जो नाटो में शामिल हैं, और ये जो हल्का ब्लू है ये वो देश हैं जो नाटो में शामिल हो सकते हैं, और जो ये दोस्तों आपको ब्राउन कलर दिख रहा है ये वो देश हैं जो नाटो के सदस्य नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाटो का सबसे नया देश कौन है, तो वो है फिनलैंड। तो नाटो का 31वां सदस्य बना था पिछले साल यानी 2023 में कौन? फिनलैंड। और स्वीडन नाटो में शामिल होने वाला है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो सूर्यकिरण मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच, और फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच, कोंकण एक्सरसाइज भारत यूके के बीच, और बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत सिंगापुर के बीच, और डस्टेलिक एक्सरसाइज भारत उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। और इसके अलावा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन भारत और जापान के बीच होता है। और एक ला पेरोस एक्सरसाइज होती है जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। तो इसका आयोजन 2023 में किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और इसके बाद स्टडी कर ऑफिशियल ये पूरा सर्च करना है, तभी आपको हमारा चैनल मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ ये सभी मिल जाएंगे। ई बुक की बात करें तो ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेगी। ये दोनों मीडियम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का सेकेंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को, यानी कि आज जब आप ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं तभी अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों, अब हम अयोध्या के राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर विजिट करें, वहां पर राम मंदिर से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है, तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा।
राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है, तो यह नागर शैली में बनाया गया है। राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति रखी गई है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 4.24 फीट की, यानी कि 51 इंच की ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? तो इस मूर्ति की चौड़ाई है 3 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। और राम मंदिर में कितने खंबे हैं? तो 392 खंबे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर का जो बजट है वो है 1800 करोड़ का। दोस्तों, राम मंदिर में मंडप कितने हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 5 मंडप हैं। और राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है उसके मूर्तिकार कौन है? तो उनका नाम है अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक राज्य से रिलेटेड हैं। राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है उसमें उनकी आयु कितनी है? तो 5 साल उनकी आयु है। राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा राम मंदिर का डिजाइन किया गया था। दोस्तों, ये रामलला की मूर्ति है। इसकी भी काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य भगवान है। इसके अलावा यहाँ बगल में आप देखेंगे तो भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। यहाँ पर गरुड़ जी हैं, यहाँ पर हनुमान जी हैं। और इस मूर्ति का वजन भी आप याद रखिएगा। इस मूर्ति का वजन है 200 किलोग्राम। और मूर्ति में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा देखने को मिलेगा। राम मंदिर का निर्माण किन कंपनियों के द्वारा किया गया है? तो टाटा ग्रुप और L&T कंपनी ने मिलकर के राम मंदिर का निर्माण किया है। राम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। दोस्तों, जो अयोध्या विवाद चल रहा था उस पर फाइनल फैसला कब आया था? 9 नवंबर 2019 को। तो ये फैसला कितने न्यायाधीशों ने सुनाया था? तो 5 ने। उनके नाम कौन कौन है? तो जस्टिस रंजन गोगोई, उस समय ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा DY चंचूड़, शरद अरविंद बोबड़े और अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नजीर। तो इन सभी न्यायाधीशों के द्वारा अयोध्या विवाद पर फाइनल फैसला सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफल नहीं रही है? आंसर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024। तो इस साल पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, तो उसमें अब हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम शामिल नहीं होगी क्योंकि वह क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो झारखंड में क्वालिफायर मैच आयोजित किए गए थे ओलंपिक के लिए, तो भारतीय महिला हॉकी टीम जापान से हार गई और वो क्वालिफाई अब नहीं कर पाई है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुई थी? तो 1980 में भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में शामिल हुई थी और 1980 में रूस की राजधानी मॉस्को में ओलंपिक आयोजित किए गए थे। दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किस कमेटी के द्वारा करवाया जाता है, तो उस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका हेडक्वार्टर जरूर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 में। इसके एक्टिव मेंबर कितने हैं वर्तमान में? 103। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों, कर्नाटक के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, तो उन्होंने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के कैंपस का उद्घाटन किया है। अब सवाल आता है कि ये बोइंग क्या है? तो बोइंग अमेरिका की एक कंपनी है जिसका काम है हेलीकॉप्टर बनाना, विमान बनाना। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में बेंगलुरु में एक सेंटर स्थापित किया गया है जिसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इसका कैंपस का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये जो कैंपस है ये 43 एकड़ में फैला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की है, उसका नाम है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से विमानन के क्षेत्र में महिलाओं को या लड़कियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कर्नाटक में। नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। शक्ति योजना की शुरुआत कर्नाटक में की गई है, जिसमें फ्री बस यात्रा करवाई जाती है महिलाओं को। इसके अलावा कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई है। और आपको याद रखना है कि शिवमोगा एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। चलिए दोस्तों, कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क और वन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो कृष्णा नदी है। और कर्नाटक में कुछ बांध हैं जिनको आपको नोट करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। भद्रा बांध ये भी कर्नाटक में। हेमवती बांध, लखिया बांध और लिंगनामाकी बांध और मालप्रभा बांध और सुपा बांध और तुंगभद्रा बांध, ये सभी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। जो क्वेश्चन है, असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है या इसका विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो असम की कैपिटल गुवाहाटी में। यहाँ पर आप अमित शाह जी को देख सकते हैं और ये हैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी। तो इनके द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसमें असम के एक योद्धा लचित बारफुकन का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक को राज्य सरकार के द्वारा अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित किया गया है। ये दोस्तों कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। तो वार एंड वुमन पुस्तक को डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखा गया है और क्रॉस कोड पुस्तक को जयदीप मुखर्जिया के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा, ऑपरेशन गंगा तरुण पिथोड़े के द्वारा और एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक को लिखा है K.M. चंद्रशेखर ने और बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। अब ये तो बात हुई लेटेस्ट की पुस्तकों की। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी पुस्तकें जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी की पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। अर्थशास्त्र चाणक्य की। राजतरंगिणी कल्हड़ की। इंडिया ये रिस्क पुस्तक है जयवंत सिंह की। और नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक ये किसकी पुस्तक है? भर्तहरि की। और बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की। अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में कैप वर्दे नामक देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। दोस्तों, ये जो देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का तीसरा ऐसा देश बना है जो कि मलेरिया से मुक्त हुआ है। तो इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को भी WHO के द्वारा मलेरिया से मुक्त किया गया है। हाल फिलहाल की बात करें तो मालदीव को 2015 में और श्रीलंका को 2016 में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। याद रखना है कि भारत को अभी मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया गया है। बात आई है कैप वर्दे की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख सकते हैं और ये है कैप वर्दे। ये दोस्तों एक आइलैंड है, यानी कि आइलैंड वाला देश है और इसकी कैपिटल क्या है? प्राये। और करेंसी भी आप याद रख सकते हैं कैप वर्दियाई इस्कुदो। तो ये यहाँ की करेंसी है। बाकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पर। बात करते हैं WHO की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके महासचिव या प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयस। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयस। अगला क्वेश्चन है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की गुणवत्ता में क्रांति लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।
चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। विंटर कॉर्निवल कहाँ आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और मोबाइल वैन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। अभी कुछ समय पहले यानी 2023 में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश का हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग था उसका नाम बदल करके हिम क्राफ्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना की भी शुरुआत कुछ समय पहले की गई है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क भी आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना शुरू की गई है और ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन है? बिहार। तो 94 सालों के इतिहास में पहली बार आंध्र प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है और इस जाति आधारित जनगणना का जो उद्देश्य है वो है SC, ST और OBC वर्ग का सही अनुपात पता करना। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अभी आप याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी, उनके द्वारा 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है BR अम्बेडकर की, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हैबीस्योर वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। तो उसके द्वारा हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है हैबीस्योर। स्वदेशी वैक्सीन का मतलब ये है कि इसका निर्माण भारत में ही किया गया है, इसको डेवलप भारत में ही किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। तो हेपेटाइटिस खराब भोजन और खराब पानी के सेवन से फैलता है। हेपेटाइटिस के कारण हमारा लीवर प्रभावित होता है, उसमें सूजन आ जाती है। और लीवर के बारे में आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात करते हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की। तो इसका काम होता है टीका बनाना, वैक्सीन बनाना। तो यह मुंह से संबंधित बीमारियों के टीके बनाने का काम करती है। इसके अलावा रेबीज के वैक्सीन और हेपेटाइटिस और खसरा से संबंधित जो वैक्सीन है वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर या यह कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। स्थापना इसकी 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है, इसका उद्घाटन किसने किया है? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। थीम देश को जरूर आपको याद रखना है, इसी को आपको नोट करना है। तो थीम देश है यूनाइटेड किंगडम। और 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन 31 जनवरी तक किया जाएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा? 16 वर्ष। किस राज्य के मोहाली में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? पंजाब। किस राज्य के कच्ची खरे खजूर को GI टैग दिया गया है? गुजरात। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। और अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वह किस खेल से रिलेटेड थे? तो वह क्रिकेट और हॉकी से रिलेटेड थे। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 19। पेप्सको इंडिया के CEO कौन बने हैं? पेप्सको इंडिया के CEO कौन बने हैं? जागृत कोटेचा।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वाद्य यंत्र और वादक डिस्कस करेंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, पंडित रविशंकर का सितार से, उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला से, पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर से, उस्ताद असद अली खान का बीड़ा से, अमजद अली खान का सरोद से और TH विनायक्रम का घट्टम से संबंध है। तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रमेश बैस किस राज्य के गवर्नर हैं, तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आंसर इसका अनीस दयाल सिंह। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपको बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।